नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। हेलो डॉक्टर में हर सप्ताह हम आपको विशेषज्ञ डॉक्टर से रूबरू कराते हैं। आपकी परेशानियां, बड़ी से बड़ी बीमारियों का हल डॉक्टर्स आपको बताते हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी हमारे साथ एक विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। लेकिन इस बार जो डॉक्टर हैं वो कई मायनों में खास हैं क्योंकि वो एक नहीं कई बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि वो है एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में डायटिक्स डिपार्टमेंट को हेड करती हैं। डॉक्टर विनीता बंसल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विनीता, मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल ये लेना चाहूंगी। पहले तो आप ये बताएं कि किस तरीके से आपने इस करियर को चुना, किस तरीके से आपने इस फील्ड को चुना और किस तरीके से इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप हेड करती हुए इस डिपार्टमेंट के हेड करें। नमस्कार। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे A1 टीवी पर आपने इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया। ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए सोच के लिया कि जो फूड एंड न्यूट्रिशन का जो सब्जेक्ट है इसका बहुत अच्छा स्कोप है। लाइक आप किसी भी फील्ड में एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग BSc इन होम साइंस और फूड एंड न्यूट्रिशन और क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, यू कैन डू MSc इन द सेम सब्जेक्ट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, and after that actually I have done my PhD also in the same subject। तो आपके पास बहुत सारे डायरेक्शंस ओपन होते हैं। आप जिम्स में, क्लिनिक्स पे, स्कूल्स में, ओल्ड एज होम्स में, कॉर्पोरेट्स में एज ए डाइट कंसल्टेंट्स वर्क कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एकेडमिक्स, आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं। और रिसर्च के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट को डिफरेंट पोस्ट पे रिक्रूट करती हैं। यही सब सोचकर मैंने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था। और इनिशियली वैकेंसी थी महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, तो सन 2012 में मैंने एज ए हेड डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स यहाँ ज्वाइन किया। और लेटर ऑन हमने एकेडमिक कोर्सेज भी स्टार्ट किए और आज की डेट में हम यहाँ पर BSc, MSc और PhD के कोर्सेज भी रन कर रहे हैं और बाहर के दूसरे कॉलेज के न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स को हम इंटर्नशिप भी करा रहे हैं। जी डॉक्टर विनीता, आप ये बताएं कि जो सीज़न अभी चल रहा है, काफ़ी ठंड है, सीज़न चेंज होते हैं तब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो डाइट को कंट्रोल करके या डाइट का मैनेजमेंट करके किस तरीके से हम सीजनल फ्लू से, सीज़न चेंज होने की वजह से जो भी एलर्जीज होती हैं या बाकी जो बॉडी में चेंजेस होते हैं उनसे किस तरीके से हम बच सकते हैं? अभी जैसे ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है तो इस मौसम में कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो जाती है जी। गले में खराश होना, और एक्चुअली ठंड ज्यादा लगती है तो हमारी बॉडी शिवर करती है, उससे BMR इंक्रीज होती है और उससे हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी इंक्रीज हो जाती है। तो इन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें इस तरह की चीजें लेनी चाहिए जिससे एनर्जी भी मिले। फॉर एग्जाम्पल आप गुड़ तिल की चीजें ले सकते हैं, बाजरे के लड्डू, बाजरे का चूरमा, इस तरह की चीजें आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप मूंगफली चिक्की खा सकते हैं, तिल गुड़ की तिल पट्टी वगैरह, इस तरह की चीजें अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जो हम ट्रेडिशनली भी करते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में इम्यूनिटी इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप गाजर टमाटर का सूप पी सकते हैं। कुछ इस तरह के सूप्स हैं, जैसे पालक दाल में पालक डाल के, चुकंदर डाल के उसका सूप बना सकते हैं। और जो भी आप दाल सब्जी बनाएं या सूप बनाएं उसमें थोड़ा सा अदरक ऐड करें और तुलसी ऐड करें, तुलसी की चाय पी सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप अपने बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करने में यूज कर सकते हैं। जी, इम्यून सिस्टम का हेल्दी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और बाकी हर बीमारी से, छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बॉडी में अपने आप से जनरेट होने लगती है। लेकिन डॉक्टर विनीता, एक सबसे बड़ा चैलेंज आम आदमी को जो आता है वो ये होता है कि हम जो डाइट ले रहे हैं हम अच्छे से अच्छा खा लें, लेकिन उसे काउंट कैसे करें? जैसे कैलोरी काउंट हो गया या न्यूट्रिशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसे कैसे मेजर करें? क्योंकि आम तौर पर इसे डेली रूटीन लाइफ में मैनेज कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने तो एक्सपर्टीज की है। लेकिन जैसे अगर मैं अपनी बात कर लूं तो मैं किस तरीके से न्यूट्रिशन वैल्यू काउंट करूं, किस तरीके से कैलोरी काउंट करूं कि कितना जरूरी है? बिल्कुल, जो अपनी इंडियन रेफरेंस एडल्ट मैन और एडल्ट वुमेन है जी, उनकी एडल्ट मैन की रेफरेंस जो रिक्वायरमेंट्स होती है एनर्जी 2000 से 2400 कैलोरीज उनको डेली कंज्यूम करना चाहिए। सिमिलरली जो फीमेल्स हैं उनको 1600 से 2000 कैलोरीज के बीच में एनर्जी कंजम्पशन करना चाहिए।
और 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट उनको डेली कंज्यूम करना चाहिए। सपोज आपका वेट 50 केजी है, तो आप 50 ग्राम प्रोटीन पर डे कंज्यूम करें। तो अगर आपको 1800 कैलोरीज और 50 ग्राम प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है, प्रोटीन का जो रेशियो है वो आपके वेट के साथ चलेगा। आमतौर पर 0.8 ग्राम से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हम प्रोटीन रिकमेंड करते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है इसको फुलफिल करने के लिए हमें अपनी डाइट में, जैसे सीरियल्स है, अनाज है, तो कम से कम 6 से 7 चपाती के इक्विवेलेंट हमें अनाज खाना चाहिए। साथ में जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमें मिलता है दालों से, मिल्क से बने, दूध और दूध से बनी चीजों से, या फिर ड्राई फ्रूट से, जो वेजिटेरियन डाइट है। और नॉन वेजिटेरियन डाइट में आपको अंडे से भी मिलता है और नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट से मिलता है। तो उस प्रोटीन की मात्रा को पूरा करने के लिए आपको कम से कम 3 कटोरी दाल के बराबर आपको लेना चाहिए। अब प्रैक्टिकली 3 कटोरी दाल कोई भी नहीं खाता है, तो उस मात्रा को पूरा करने के लिए आप भुने चने, स्प्राउट्स, इस तरह की चीजें, या बेसन का चीला, खमन ढोकला हो गया, तो अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स आप शामिल कर सकते हैं। आप मटर डाल सकते हैं सब्जियों में, और चपाती जो बनेगी उसमें भी आप बेसन ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन ऐड कर सकते हैं जी। तो ये इस तरह से हम दाल की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। और कम से कम 2 गिलास दूध, अगर 2 गिलास दूध नहीं पी सकते तो 1 कटोरी दही और 1 गिलास दूध आप ले सकते हैं जी। और दूध भी नहीं पसंद है तो उसकी जगह आप पनीर ले सकते हैं। किसी भी फॉर्म में हमें लेना चाहिए। डॉक्टर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपसे सवाल पूछने जा रही हूँ कि आजकल का जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, जो लाइफस्टाइल देख रहे हैं, उसमें सप्लीमेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है जी। तो ये किस हद तक सही है हमारी हेल्थ के लिए, और क्या इसे कहना उचित होगा कि हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो हमें आइडिया नहीं है कि जो हम खा रहे हैं वो क्या हमें उतना न्यूट्रिशन दे पा रहा है हमारी बॉडी को जितना जरूरी है कि नहीं। तो क्या ऐसे में सप्लीमेंट्स का सहारा लिया जा सकता है? क्या कैल्शियम के लिए सप्लीमेंट आते हैं, प्रोटीन के लिए सप्लीमेंट्स आते हैं, बाकी भी जिंक के लिए, विटामिन सी के लिए, सभी चीजों के लिए आजकल सप्लीमेंट्स आने लगे हैं। तो इसे आप किस हद तक सही मानती हैं और किस हद तक एडवाइस करती हैं अपने जो पेशेंट्स आप ट्रीट कर रही हैं उन्हें? जी देखिए, हम सप्लीमेंट्स का यूज हम तभी करते हैं जब हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमारे खाने से पूरा नहीं हो रहा। तो आपके खाने से आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरा हो रही है या नहीं, ये किसी डाइट एक्सपर्ट से ही आप समझ सकते हैं जी। तो आपको किसी न किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करके पहले ये चेक करवाना होगा कि आप जो खा रहे हैं उससे कोई रिक्वायरमेंट्स, कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है जी। फिर अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं, सपोज आपके हील में पेन हो रहा है या फिर हेयर लॉस हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थकान हो रही है, हेडेक होता है, तो इन दैट केस हम कुछ बायोकेमिकल टेस्ट करवाते हैं। जैसे कैल्शियम, विटामिन डी का हम टेस्ट करवा सकते हैं, विटामिन B12 का हम टेस्ट करवा सकते हैं। क्या ये टेस्ट हमें रेगुलर बेसिस पे भी कराने चाहिए डॉक्टर? अगर कोई सिम्टम है तो आप कैल्शियम, विटामिन डी, B12 और आयरन के लिए हीमोग्लोबिन का आप करा सकते हैं। और अगर उसमें डेफिशिएंसी आ रही है तो किसी मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प से ही आप सप्लीमेंट्स लीजिए, यही मेरा आपको सजेशन रहेगा। और अगर हम अपनी डाइट को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, और खासकर सर्दियों में तो जैसा कि हम देखते हैं कि सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां अच्छी मात्रा में मिलती हैं और हर तरीके की मिलती हैं, तो अगर उसे हम प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट करके लेते हैं तो शायद सप्लीमेंट्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, अगर रिक्वायरमेंट्स डाइट से कंप्लीट हो रही हैं तो कोई जरूरत नहीं है सप्लीमेंट ऐड करने की जी। विटामिन सी अगर आप ले रहे हैं खाने के साथ, जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, गाजर है, चुकंदर है, टमाटर है, इस तरह की चीजें आप डेली रूटीन में कंज्यूम कर रहे हैं, साथ में सिट्रस फ्रूट्स ले रहे हैं, तो आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम की जो पूर्ति है वो बहुत आराम से हो जाती है जी। डॉक्टर साहब बताएं, बच्चों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता माताओं को रहती है, ये बहुत ही बड़ा एक पॉइंट है जिस पर हर माँ शायद परेशान रहती होगी अपने बच्चों की डाइट को लेके। बच्चे आजकल जंक फूड बहुत खाते हैं, बाहर जाते हैं तो जो वो खाना सेलेक्ट करते हैं वो आप भी जानती हैं कि कितना न्यूट्रिशनिस्ट होता है और कितना नहीं होता है। तो ये चीज बताएं कि जब हम बाहर जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में या कैफे में खाने के लिए जा रहे हैं, तो वहां हम किस तरह से अपना सिलेक्शन को ध्यान में रखें कि ये हमारे लिए सही है और ये नहीं है? जैसे बाहर जा रहे हैं तो आउटिंग करना बुरा नहीं है, या जंक फूड को भी हम पूरी तरह से बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बच्चों को अवेयर कर सकते हैं कि क्या चीज उनकी बॉडी के लिए अच्छी है, किस फूड स्टफ में कौन सा न्यूट्रिएंट उनको मिलता है, तो वो कुछ हद तक हेल्दी चीजें भी खाना स्टार्ट कर देंगे।
जिससे कि ऑटोमेटिकली जंक फूड्स का कंजम्पशन कम हो जाएगा। ये भी हमें देखना होगा कि आजकल हेल्दी फूड के ऑप्शंस भी मार्केट में काफी अवेलेबल होने लगे हैं, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, जो जंक को अवॉइड करते हैं और एक हेल्दी ऑप्शंस आपको देते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें डॉक्टर साहब, हर घर में जो लोग आजकल हैं उसमें मैक्सिमम आपको दिखेगा कि 1 या 2 डायबिटिक पेशेंट आपको मिल जाएगा, बीपी के पेशेंट मिल जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बहुत ही आम समस्या हो गई है लोगों में। कहीं ना कहीं इसका जो लेना देना है वो लाइफस्टाइल से भी है। तो किन चीजों का ध्यान रख के हम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना कहीं ना कहीं सीधा हार्ट डिजीज को आमंत्रित करता है। ये सभी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं, जिसमें आपका बीपी आ गया, शुगर आ गया, हार्ट की प्रॉब्लम्स आ गई, ओवरवेट होना या ओबीस मोटापा बढ़ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई। तो इन सब का मेजरली देखा जाए तो कॉमन एक ही सॉल्यूशन है, आप हाई फाइबर डाइट इंक्लूड कीजिए, लो कैलोरी फूड स्टफ्स इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, जिसमें आपकी जो फूड प्लेट है पूरे दिन के खाने का 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से बना होना चाहिए। रिमेनिंग जो हाफ है उसका 50% होल ग्रेन सीरियल्स और मिलेट्स से मिलकर होना चाहिए। जैसे कि आप अपने खाने में जो अनाज खाते हैं उसमें गेहूं के साथ आप मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी, किनोआ, इस तरह के अनाज भी शामिल कीजिए डेली रूटीन में कम से कम एक टाइम जी। तो उससे काफी हद तक आप इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, बीपी है, शुगर है, इनसे बच सकते हैं। जैसे बीपी के लिए हम डैश डाइट यूज करते हैं, डैश डाइट यही है, हम ज्यादा से ज्यादा हाई फाइबर फूड प्रोडक्ट्स इंक्लूड करते हैं डाइट में और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को अवॉइड करते हैं जी। तो इसमें आपके सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हाई फाइबर में आ जाते हैं, होल ग्रेन सीरियल्स, होल पल्सेस, जैसे स्वीट कॉर्न हो गया जी, कोकोनट हो गया, फ्रेश कोकोनट हो गया, आप फ्रेश करी लीव्स की चटनी बना सकते हैं जिसमें कोकोनट और रोस्टेड चने आप एड ऑन कर सकते हैं जी। इस तरह से कुछ हेल्दी फूड ऑप्शंस हैं जो इंक्लूड कर सकते हैं। और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स लाइक सॉसेज, मेयोनीज, पिकल्स, स्प्रेड्स, और इस तरह के फूड आइटम्स हमें अवॉइड करना चाहिए जी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर हमारे घर में किसी को कोई समस्या नहीं है, जैसे बीपी, डायबिटीज या ऐसी समस्याएं नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम रिच फाइबर हमारी बॉडी में हम लेकर जाएं, तो जैसे कि आटे की बात आपने की, आजकल जो आटा हम बाजार से पैकेट लेते हैं वो एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट होता है, गूंदने के बाद में बिल्कुल काफी सॉफ्ट मात्रा में वो गूंधा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि उसमें फाइबर की मात्रा कम होती है। तो क्या हमें चक्की से आटे पिसवाने चाहिए, या हम अगर पैक्ड आटा ले रहे हैं तो उसे लेते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आजकल क्योंकि वर्किंग है, अगर फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो आजकल ये कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है कि गेहूं खरीदें, उसे साफ करें और पिसवा कर लेकर आए जी। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर हम पैक्ड आटा ले रहे हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? अगर हम पैक्ड आटा ले रहे हैं तो आप अलग से बाजरा, मक्का, रागी, ये आटे आप अलग से लाके उसमें मिक्स करवा सकते हैं जी जी जी। और इसके अलावा जो आटा हम अगर घर पे पिसवाएं, मतलब सारी चीजों को, तो मल्टीग्रेन आटा अगर पिसवाएं तो उनमें क्या क्या चीजें हमें डालनी चाहिए? घर पे पिसवाना बेटर रहता है, मैं तो वही सजेस्ट करूंगी कि गेहूं लाके आप घर पे ही पिसवाएं। उसमें आप 3 किलो गेहूं, 1 किलो जौ और आधा किलो अगर काला चना मिक्स करवा लेते हैं तो वो सफिशिएंट रहता है। फिर भी ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आपको किस तरह का टेस्ट पसंद है जी। आजकल बहुत सारे लोग होते हैं जो 5 तरह के अनाज भी मिक्स करवाते हैं, जिसमें जौ भी, ज्वार भी, रागी भी उसमें ऐड ऑन करवाते हैं। कुछ लोग जैसे किसी के घर में कोई डायबिटिक है तो वो उसमें दाना मेथी भी ऐड करवा सकते हैं। तो ये अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। बाकी आप 3 तरह का अनाज भी अगर मिक्स करवा रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। अब अगर बात की जाए ओबेसिटी की और मोटापे की, जिससे हर तीसरा या चौथा व्यक्ति परेशान है, वर्कआउट भी कर लेते हैं, जिम भी जाते हैं 2-2 घंटे, लेकिन उसके बाद भी वेट कंट्रोल नहीं होता। और जो जिम ट्रेनर्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो भी यही कहते हैं कि वर्कआउट जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि हम एक प्रॉपर डाइट लें। अगर डाइट प्रॉपर नहीं है तो आप वेट कंट्रोल नहीं कर सकते। और मोटापा बढ़ना यानी कई सारी बीमारियों को इनवाइट करना, जैसे कि डायबिटीज हो गया, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, तो ये शुरुआत होती है मोटापे से। तो आप ये बताएं कि आजकल का जो सिनेरियो है, जिस तरीके के पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, मैं श्योर हूं कि ऐसे पेशेंट्स आते होंगे कि वेट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वेट को मैनेज करने के लिए हमें डाइट में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? वेट मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप किसी डाइट एक्सपर्ट से अपना मील प्लान सेट करवाएं जी। क्योंकि क्या होता है, जब वेट लॉस करना होता है तो हमें कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी होती है,
अब उसमें हम क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, ये एक डाइट एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है एज पर योर बॉडीज रिक्वायरमेंट, क्योंकि जनरलाइज नहीं होती है डाइट। इट डिपेंड्स ऑन हाइट, वेट, बॉडी सरफेस एरिया एंड ओवरऑल एक्टिविटी पैटर्न ऑफ मेल एंड फीमेल। मतलब कोई सेट प्लान नहीं हो सकता किसी के लिए भी, बट इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि उनको लो कैलोरी प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने होते हैं, जैसे कि ग्रीन टी, लेमन टी, बटर मिल्क हो गया। जैसे फुल फैट मिल्क की जगह आप लो फैट मिल्क यूज करें जी। और हाई फाइबर चीजें इंक्लूड करें, तो उससे क्या आपको कोई सैटिस्फैक्टी वाली फीलिंग मिलती है जी। और जो भी प्रोसेस्ड फूड्स है, फूड आइटम्स हैं और फिर शुगर है और हाई फैट कंटेंट वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फ्राइड फूड आइटम्स हैं, होल मिल्क है, मावा, मलाई, आइसक्रीम, इस तरह की चीजें हमें अवॉइड करनी होगी। जी। इसके अलावा ये बताएं कि कैलोरी काउंट को किस तरीके से मेजर किया जाए, एक लो कार्ब नो कार्ब का जो फॉर्मूला है उसे किस तरीके से अपना के वेट को मैनेज किया जा सकता है? एक्चुअली लो कार्ब डाइट या कीटो डाइट हम लोग एपिलेप्सी के लिए यूज करते हैं। फॉर वेट मैनेजमेंट मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ उसको। जी जी। लेकिन एक बैलेंस डाइट होना चाहिए बेसिकली। तो अगर हम 10% 20% कार्ब की बात करें तो वो बहुत लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं है। मतलब कार्ब्स भी जरूरी है, कार्ब्स भी जरूरी है बॉडी में, लेकिन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस तरीके के कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। क्वालिटी ऑफ द डाइट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन क्वांटिटी। जी जी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा शौक है लोगों को, और वेट को मैनेज करने के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग काफी ज्यादा कर रहे हैं, तो ये किस हद तक कारगर है? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली अभी ये नाम नया आया है। बाकी अपने ट्रेडिशनली देखा जाए तो जैन फूड में शाम के बाद कुछ नहीं खाते थे जी, है ना, तो ये एक काइंड ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया। इट्स ए टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग ओनली। तो ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और कुछ हद तक ये कारगर भी है वेट मैनेज करने में, क्योंकि इसमें एक लंबे समय तक कुछ खाते नहीं है तो ऑटोमेटिकली कैलोरी जो इनटेक है वो कंट्रोल हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि वेट को मैनेज करने के साथ साथ जैसे ये तो क्योंकि हर घर में प्रॉब्लम है वेट को मैनेज करने की, जिससे काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें सबसे टॉप पर आती है बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल। से फॉर एग्जांपल किसी को बीपी है और डायबिटीज भी है, तो उसे खासकर अपनी डाइट में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन कर पाए? क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि अगर आप ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए पिल्स ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन आप एक तरफ मीठा खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है आपकी बॉडी में। तो आपको मेडिकेशन के साथ साथ डाइट में किन चीजों को फॉलो करना चाहिए? जैसे बीपी का अभी हमने डिस्कस किया था, उसमें डैश डाइट हमने डिस्कस की थी कि हाई फाइबर प्रोसेस्ड फूड, हाई फाइबर लेना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना चाहिए, और साथ में सॉल्ट इनटेक भी इम्पोर्टेंट है। सॉल्ट हम 2 से 3 ग्राम तक सॉल्ट ले सकते हैं और हम कोई उसमें सेंधा नमक रिकमेंड नहीं करते। आप नॉर्मल सॉल्ट 2 से 3 ग्राम ले सकते हैं, जो पूरे दिन का ½ टीस्पून होता है। जी जी। और इसके अलावा जितने भी हाई सोडियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पिकल्स हो गए, चटनी, पापड़, नमकीन, इन चीजों का सेवन ना करें। जी। और जो डायबिटीज है उसमें बेसिकली ये देखना होता है कि एक तो टोटल पूरे दिन का कैलोरी इनटेक कितना है और कार्बोहाइड्रेट डिस्ट्रीब्यूशन उसमें मैटर करता है कि आप जैसे अनाज खा रहे हैं, या शुगर तो उसमें बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। जी, बिल्कुल। और अनाज भी हम जो खाते हैं, क्योंकि हमें मेजर कार्बोहाइड्रेट अनाज से मिलता है, उसे हम एक साथ ना खा के पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट करके खाएं। जैसे अगर पूरे दिन में स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स डिवाइड करके, जैसे थोड़ा 1 चपाती के बराबर अनाज आपने ब्रेकफास्ट में ले लिया, 2 के बराबर आपने लंच में ले लिया और 2 के बराबर आपने डिनर में ले लिया। और वहां पे क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी हाई फाइबर, तो जिसमें होल ग्रेन, सीरियल्स और मिलेट्स इंक्लूड करना होता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि मीठा हमें नहीं खाना है अगर डायबिटिक है तो, खाने में हमें इन चीजों का, फाइबर का ध्यान रखना है। इसके अलावा आप ये बताएं कि फ्रूट्स के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकता है? फ्रूट्स में आप एप्पल, पपीता, अनार, नाशपाती, अमरूद, जामुन, कीवी, इस तरह के फ्रूट्स, संतरे, मौसमी आप खा सकते हैं। और जो ज्यादा मीठे फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, जैसे आम, केला, चीकू, अंगूर, लीची, खजूर, इस तरह के फ्रूट्स आपको अवॉइड करना चाहिए। और फ्रूट जूसेस अवॉइड करने चाहिए मेनली। जी। अब अगर बात करें एक प्रेग्नेंट वुमेन की, तो प्रेग्नेंट वुमेन के पास में डॉक्टर की तरफ से बड़ी हिदायतें आती है, ये मत खाओ, ये खाना चाहिए। घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो एक लंबी लिस्ट दे देते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, घी खाओ। तो आपका पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि प्रेग्नेंट लेडी को अपनी डाइट के अंदर क्या चीजें लेनी चाहिए और किन चीजों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी चाहिए? और उसके बाद भी
पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है वो एक कहीं ना कहीं काफी क्रिटिकल होता है हर महिला के लिए, क्योंकि हर कोई घी खिलाने के उसमें रहता है कि हम ज्यादा फैट खाएं, तो वो कहाँ तक सही है और किस हद तक हमें लेना चाहिए, उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए? ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जी जी एडिशनल घी का इंटेक हमारा बहुत अनड्यू बढ़ जाता है जी। लेकिन कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी इंक्रीज बिल्कुल, होती है। प्रेगनेंसी में मैटरनल टिश्यूज बन रहे होते हैं, फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और दूसरे मिनरल्स जैसे आयरन है, कैल्शियम हुआ, विटामिन सी हुआ, जिंक है, फोलिक एसिड है, वो हमें एडिशनल लेना होता है जी। इनिशियल ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जब होती है तब इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज नहीं होती है, लेकिन उस टाइम क्योंकि नौशिया, वॉमिटिंग की कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, तो हमारा एम होता है कि थोड़ा बहुत फूड इंटेक मेंटेन रहे, बिल्कुल नील ना हो जाए। तो उसके लिए हम कुछ इस तरह की चीजें बताते हैं कि ऑरेंज, मौसमी, कोई भी चीज आप लेमन डाल के खाएं, इससे नौशिया की प्रॉब्लम कम होगी। या सुबह उठते हैं तो उठते ही कुछ आप मीठा ले लें, ग्लूकोज बिस्किट ले लें, पेठा खा सकते हैं, पेठा या पनीर मिक्स करके बना सकते हैं, संदेश बना सकते हैं, उस तरह की चीजें आप इंक्लूड करें डाइट में। फिर लेटर ऑन धीरे धीरे जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, तब सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में धीरे धीरे रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होती है जी। तो उन इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमें नॉर्मल रूटीन डाइट से एक्स्ट्रा खाना पड़ता है। तो उसमें आप थोड़ा सा कुछ, अगर एक लड्डू या थोड़ा हलवा या कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगो के आप एडिशनल लेते हैं, या घी, एक चपाती इंक्रीज कर पाते हैं, या जूस ले सकते हैं तो जूस ले सकते हैं, तो वो कुछ ऑप्शंस हैं जिनसे आप इनको इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हैं जी। फिर हम लैक्टेशन फेज में आते हैं तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, प्रोटीन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है, तो उस फेज में हमें थोड़ा सा और इंक्रीज करना होता है अपना डाइट इंटेक, और क्योंकि कोई भी पर्सन एक लिमिटेड अमाउंट में ही खा सकता है, तो इसलिए प्रैक्टिकली अमाउंट इंक्रीज करना इतना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम जो भी खाते हैं उसे न्यूट्रिएंट डेंस बनाते हैं। डॉक्टर, एक ये भी कहते हैं लोग कि आप जब लैक्टेटिंग मदर हो तो उस वक्त आप दूध का इंटेक बढ़ा दो जी, तो क्या ये सही है कि दूध का इंटेक बढ़ाने से आप अपना लैक्टेशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं? कुछ गैलेक्टागॉग्स होते हैं हमारी डाइट में जिनसे हम अपना मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं जी। दूध का इंटेक थोड़ा 3 ग्लास तक तो लेना ही चाहिए, क्योंकि वैसे भी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज है और प्रोटीन और कैल्शियम तो मिलता ही है दूध से, लेकिन दूध का इंटेक बढ़ाने से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ये इतना हद तक सही नहीं है जी। वो डेफिनेटली आपकी इंक्रीज रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, तो मैं भी रिकमेंड करूंगी कि 3 ग्लास दूध तो लेना ही चाहिए, साथ में गुड़ ले सकते हैं। और लैक्टेशन इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि कई मदर्स जो हैं, न्यू मदर्स जो हैं, उनको लैक्टेशन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या रिकमेंड करती हैं कि आर्टिफिशियल चीजों पे न जाके किस तरीके से आप घरेलू नुस्खों से और डाइट के और न्यूट्रिशन को फॉलो करके अपना लैक्टेशन इम्प्रूव कर सकते हैं? जी, अपने ट्रेडिशनली डाइट में जो लड्डू बनाते थे, आपने सुना होगा सौंठ के, अजवाइन के जो लड्डू बनते थे ना, वो एक्चुअली गैलेक्टागॉग्स ही है। उनके खाने से मिल्क का सिक्रीशन इंक्रीज होता है। या फिर आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनवा सकते हैं जी। ड्राई फ्रूट्स को हलवे में ऐड कर सकते हैं, पर हम बनाते हैं जी। बादाम है, काजू है, फूल मखाने हैं, इसके अलावा दाना मेथी, फ्लैक्स सीड, सौंफ, जीरा, अजवाइन, ये सभी गैलेक्टागॉग्स का काम करते हैं, जिससे मिल्क सिक्रीशन हम बढ़ा सकते हैं जी। अब एक आखिरी सवाल और आपसे लेना चाहूंगी डॉक्टर विनीता, हेयर लॉस की प्रॉब्लम, हेल्दी हेयर का होना और साथ ही साथ स्किन जी, इन दोनों को भी हर महिला, स्पेशली महिला, आजकल मेल्स में भी ये कंसर्न देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि फीमेल ज्यादा कंसर्न है इस चीज को लेकर, तो आपकी एक नॉर्मल एडवाइस, मतलब क्योंकि हर पर्सन की प्रॉब्लम अलग होती है, लेकिन एक जनरल एडवाइस क्या है कि हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन के लिए आप क्या प्रिस्क्राइब करती हैं? हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन के लिए मेनली डेटॉक्स डाइट हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डेटॉक्स डाइट में आपके खीरे का, तुलसी का जो पानी हम बनाते हैं, चिया सीड वाटर है, या जिस तरह के सीड्स हैं, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, वाटरमेलन और मेलन के सीड्स आते हैं, वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, एलोवेरा आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, एलमंड्स इंक्लूड कर सकते हैं, एलमंड से आपकी आईसाइट भी इंप्रूव होती है, स्किन और बाल भी अच्छे होते हैं। कुछ हद तक आंवले का भी सेवन करें, आंवला भी अपने बालों को अच्छा बनाने में हेल्पफुल है। विटामिन सी शायद स्किन के लिए विटामिन सी है, विटामिन ए है बालों के लिए, और प्रोटीन रिच डाइट हम लें तो बाल थोड़ा सा कम टूटेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करें, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स में जी। इस तरह की चीजें हमें रूटीन में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो बैलेंस नहीं है। बिल्कुल। हम हमेशा टाइम कंस्ट्रेंट में रहते हैं, हरी में रहते हैं, तो ये चीजें क्या है, हम पॉकेट में भी रख सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं,
ये मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप ड्राई फ्रूट्स और रोस्टेड चने, फूल मखाने अपने साथ कैरी करें। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर विनीता कि जब हम खाना खा के घर से निकले लेकिन भूख लग रही है तो हम कचौरी समोसा ना खा के मखाने, ड्राई फ्रूट्स और ऐसे हेल्दी ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं। डॉक्टर विनीता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों के साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए कि अगर आपको बीमारियां नहीं है तो भी आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डाइट में हमें क्या लेना है वो इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है कि किस तरीके से जरूरी न्यूट्रिएंट्स, जरूरी विटामिन्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रूप से मेंटेन कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।